वीवी तोमर हिंदी हायर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से मैं जिग्नेश कौशल आप सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूं। कोरोना वायरस ने फैलाई इस महामारी के समय में हमें घर पर रहना है और सुरक्षित रहना है, यही मात्र एक विकल्प है। आप सभी पढ़ाई के लिए अभी घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, यह एक समस्या है और आपकी भविष्य की पढ़ाई के लिए 12वें विज्ञान की पढ़ाई एक महत्वपूर्ण विषय है। तो इस महामारी के समय में आपकी मदद करना एक शिक्षक के नाते मेरा फर्ज है। जब तक सभी विद्यार्थियों की स्कूल शुरू नहीं हो जाती, अपने विद्यालय में आप अपनी पढ़ाई जब तक शुरू नहीं कर लेते हो, तब तक हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। ठीक है, मेरा यह प्रयत्न है कि आप सभी विद्यार्थी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें। आपको कोई भी समस्या है तो आप इस नंबर पे मुझे कॉल या व्हाट्सएप करके अपने जो भी सुझाव है या कोई भी समस्या है, कोई भी सवाल है, आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हो। आपके कांटेक्ट में जितने भी विद्यार्थी हैं जो 12वीं में हैं, आप उन तक ये वीडियो पहुंचाएं जिससे वो भी घर बैठकर आराम से पढ़ सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। और एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर मैंने वीडियो नंबर लिखा हुआ है। प्रकरण 1 के जितने भी वीडियो बनेंगे तो यहाँ पे नंबर बदल जाएगा हमेशा। जब अगला वीडियो मैं बनाऊंगा तब मैं वीडियो 2 लिख दूंगा, फिर वो ख़त्म होते वीडियो 3 लिखूंगा, 4, 5, यानी आपको पता चले कि आप लगातार टॉपिक वाइज जा रहे हो या नहीं। क्योंकि एक लंबा वीडियो व्हाट्सएप पे नहीं भेजा जा सकता, उसकी एक लिमिट्स है, तो उस लिमिट को ध्यान में रखते हुए मैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से ही आपको पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ कि जो मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ वो आप आसानी से समझ जाओगे। तो अब शुरू करते हैं। आधुनिक जगत की सारी सुख सुविधा जो हम भोग रहे हैं उसकी जननी बिजली है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी शब्द का प्रयोग या इलेक्ट्रिसिटी शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ है? वह शब्द इलेक्ट्रॉन नामक शब्द से बनाया गया है। ठीक है, जिसका श्रेय मिलेटस यानी कि ग्रीस के एक वैज्ञानिक थैलस मिलेटस को जाता है। हम जानते हैं कि किसी भी चालक तार या धातु पदार्थ विद्युत का सुवाहक होता है। ठीक है, परंतु किसी भी चालक तार से विद्युत धारा क्यों बहती है या वह विद्युत का वहन क्यों होता है, उसकी तह तक हमें पहुंचना है। इस विषय में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, परंतु मामले की तह तक हम आज पहुंचेंगे। सबसे पहले विद्युत आवेश क्या होता है उसकी परिभाषा तैयार करते हैं, और ऐसा मूलभूत बल भी होता है जिसे विद्युत बल कहा जाता है, वो कैसे मालूम पड़ा, सबसे पहले उसकी छानबीन करते हैं। तो न्यूटन के ज़माने में या न्यूटन के समय तक किसी भी दो पदार्थ के बीच में केवल गुरुत्वाकर्षीय बल लगता है, यह मालूम था। और गुरुत्वाकर्षीय बल हमेशा आकर्षी प्रकार का होता है, वह कभी अपकर्षी नहीं होता। परंतु गुरुत्वाकर्षीय बल सबसे निर्बल बल है। इसका अनुभव करने के लिए हमें पृथ्वी या चंद्र जैसे बड़े पिंड की आवश्यकता होती है। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब इलेक्ट्रिसिटी की खोज नहीं हुई थी और न्यूटन के नियम या गुरुत्वाकर्षण के नियम आम नहीं थे। तो चलिए रोजाना जीवन में कई उदाहरण देखते हैं जहां पे दो सतह के बीच में बल लगता है और यह बल गुरुत्वाकर्षी बल नहीं है। रोजाना जीवन के मैंने 4 उदाहरण को यहाँ पर लिखा है। सूखे बालों में कंघी रगड़ने पर बाल कंघी की ओर आकर्षित होने लगते हैं या उस पर चिपकना शुरू हो जाते हैं। बचपन में शायद आपने खेला हो तो प्लास्टिक की स्केल सूखे बालों पर रगड़ने के बाद अगर
कागज के छोटे छोटे टुकड़े के नजदीक उसे लगाया जाए तो कागज के टुकड़े उस पर चिपक जाते हैं या आकर्षित होने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार शुष्क मौसम में यानी ठंडी के समय में सिल्क या पॉलिस्टर के कपड़े यदि हम पहनते हैं तो शरीर के साथ यह सिल्क के कपड़े आकर्षित होने लगते हैं, चिपक जाते हैं और उसे दूर करने पर चट चट की आवाज आती है जिसे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहा जाते हैं। भविष्य में हम देखेंगे इसे। और एक कागज की लंबी पट्टी ले लीजिए, उस पर इस्त्री कर दीजिए गरम, और उसके बाद अगर उसे यानी इस पट्टी को टीवी की स्क्रीन के नज़दीक या सिल्क के पर्दे या कपड़े के नज़दीक ले जाया जाए तो यह पट्टी टीवी स्क्रीन पर या पर्दे पर सिल्क की तरफ आकर्षित होने लगती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि दो अलग अलग सतह के बीच में आकर्षी बल लगता है और हमें पता है कि यह बल गुरुत्वाकर्षी बल नहीं है। पर एक समस्या है कि गुरुत्वाकर्षी बल हमेशा आकर्षी होता है और ये सारे किस्से जो हमने देखे वह भी आकर्षी प्रकार के हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो हम अब ऐसे उदाहरण लेते हैं जहां दो सतह के बीच में अपकर्षी बल लगता हो और हमें क्लियर कट कंफर्मेशन मिल जाए कि दो सतह के बीच में या दो वस्तु के बीच में आकर्षी और अपाकर्षी दो अलग अलग बल लगते हैं जो गुरुत्वाकर्षी बल नहीं है। ठीक है, और उसके विषय में चर्चा करते हैं। चलिए देखिए, पहला उदाहरण मैंने लिख दिया है। रेशमी या ऊन के कपड़े पर एक कांच की छड़ लेंगे और उसे रगड़ देंगे। ऐसी दो छड़ें तैयार करते हैं और एक स्टैंड पर जो रेशम की डोरी से बंधा हुआ है उस पर एक कांच की छड़ इस प्रकार लगा देंगे और उसके नजदीक, एकदम नजदीक हम दूसरी कांच की छड़ लाते हैं तो वो उससे दूर भागती है। यानी उसका अर्थ उन दोनों के मध्य अपकर्षी बल लगता है। यह प्रयोग आप चुंबक से बहुत आसानी से कर सकते हो, वह देखा भी जा सकता है, परंतु यह बहुत सावधानी से करना होगा वरना अपकर्षी बल ज़्यादा महसूस नहीं होता है। हवा ना हो और ज़्यादा मॉइस्चर ना हो वातावरण में, ऐसे माध्यम में शुष्क मौसम में यह करने पर हमें साफ साफ परिणाम देता है। ऐसा ही हम और एक दूसरा उदाहरण लेंगे जहां हमें अपकर्षी बल दिखाई देगा। दूसरे प्रयोग में हम करते हैं कि बिल्ली की समूर। बिल्ली की समूर क्या होती है? जैसे बिल्ली की खाल एकदम मुलायम होती है, वैसी मुलायम वेलवेट जैसी खाल का कोई भी एक पदार्थ या वस्तु ले लेते हैं, उस पर हम प्लास्टिक की छड़, यहाँ पे हमने कांच की छड़ ली हुई है, वहां पर हम प्लास्टिक की छड़ का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हम बिल्ली की समूर यानी एकदम मुलायम किसी खोल पर हम प्लास्टिक की, जैसे ये प्लास्टिक की स्केच पेन है, अब इसको मैं उसके ऊपर रगड़ देता हूँ, तो अब ऐसी दो प्लास्टिक की छड़ें तैयार करते हैं, उसी प्रकार से स्टैंड पर हम लगाएंगे और फिर से जब हम एक दूसरे के नज़दीक उसे ले जाएंगे तो वो अपकर्षी बल लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फिर से हम देखते हैं कि दो सतह रगड़न से आवेशित होती है और आवेशों के मध्य बल लगता है, परंतु फिलहाल हमें यहाँ यही देखना है कि हमने जो गुरुत्वाकर्षी बल नहीं है उसके प्रकार देखने की छानबीन शुरू की है। तो पहले हमने आकर्षी बलों को देखा, अब हम प्रतिकर्षी बल देख रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम दूसरा उदाहरण लिख देते हैं। चलिए, दूसरा उदाहरण मैंने लिख दिया है कि बिल्ली की समूर के साथ मैंने प्लास्टिक की दो छड़ें रगड़ी हैं और उसी प्रकार स्टैंड में लगा दिया है, तो हम देख सकते हैं कि उन दोनों के मध्य अपकर्षी बल लगता है। ठीक, ओके। इसके विपरीत मैं एक छड़ कौन सी ले रहा हूँ? प्लास्टिक की, और एक छड़ ग्लास की ले रहा हूँ। ठीक है, आगे हमने दो कुल हमारे पास 4 छड़ें हैं, दोनों से एक एक छड़ लेकर उसी प्रकार स्टैंड में लटका कर हम प्रयोग करते हैं, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि उनके मध्य आकर्षी बल लगता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर रगड़न द्वारा जो भी आवेश उत्पन्न हुए सतह पर, ठीक, वो विपरीत है तो आकर्षी बल लगता है,
और समान है तो अपकर्षी बल लगता है। यह हमें ज्ञात है कि अगर दो समान आवेश है तो उनके मध्य अपकर्षी बल लगता है, और अगर असमान आवेश है तो उनके मध्य आकर्षी बल लगता है। ठीक है, वो हमें पता है। परंतु हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किसी भी दो सतह के बीच में गुरुत्वाकर्षी बल के अतिरिक्त जो बल लगता है वो क्यों और किसके कारण लग रहा है, उसकी जांच में हम यह प्रयोग और यह हमारी जानकारियों का प्रयत्न कर रहे हैं। जिसके लिए अब हम कोई भी पदार्थ किस चीज़ों से बना होता है या किसी भी पदार्थ के बनावट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम घटक, ठीक है, अवपरमाणु भी कहा जाता है, वो क्या है? परमाणु। यानी किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा से छोटा घटक क्या होता है? परमाणु। अब परमाणु के अवपरमाणु यानी परमाणु कौन सी चीजों से बना हुआ होता है? तो उत्तर है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। पहले लिखते हैं। देखिए, मैंने अवपरमाणु लिख दिए हैं, यानी कि पदार्थ के सबसे छोटा घटक परमाणु, और परमाणु किन चीज़ों से बना हुआ होता है उसे अवपरमाणु कहा जाता है। हमें पता है कि परमाणु किन चीज़ों से बना हुआ होता है, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों मिलके परमाणु की रचना करते हैं। अब उससे भी डीप में जाते हैं तो हर परमाणु के पास अपना एक नाभिक होता है। ओके, तो नाभिक का या नाभिक के अवपरमाणु या नाभिक कौन सी चीजों से बनता है? तो उत्तर आएगा केवल प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर होते हैं। ठीक है, तो अब मैं सवाल यदि लिखूं ऐसा कि परमाणु के नाभिक के अवपरमाणु क्या होंगे, तो उत्तर आएगा केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, परंतु वैज्ञानिक खोज के आधार पर ऐसा पाया गया है कि नाभिक के अंदर 100 से अतिरिक्त अवपरमाणु होते हैं। यानी नाभिक के अंदर ये सारे कण होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो होते ही है, पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किन चीजों से बनते हैं? ठीक है, तो नाभिक की रचना करने में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जितना हाथ है उनसे भी अधिक हाथ और अवपरमाणु, जिनका नाम है क्वार्क, म्यूऑन, हेड्रॉन, ब्रेयॉन, लेप्टॉन इत्यादि। ठीक है, और पूरी लिस्ट है, 100 से अधिक अवपरमाणु उसके अंदर पाए जाते हैं। परंतु हमारे सिलेबस में कौन कौन से अवपरमाणु का जिक्र है, तो देखा जाए तो साधारण तौर पे हमें क्वार्क का जिक्र यहाँ पे करना होगा। चलिए, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जैसे मैंने बताया कि क्वार्क नामक कणों से बने हुए होते हैं, और आवेश के आधार पर क्वार्क के मुख्यतः 2 विभाग बनाए जाते हैं। ठीक है, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। अप क्वार्क को U से दर्शाया जाता है और डाउन क्वार्क को D से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो अप क्वार्क हम किसे कहेंगे? तो अप क्वार्क जिस कणों का आवेश प्लस 2/3 E हो, उसे या उस कणों को हम अप क्वार्क कह सकते हैं। और यदि किसी कण का आवेश -1/3 है तो उस कणों को हम डाउन क्वार्क कह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि आवेश के आधार पर इन्हें विभाजित किया गया है, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क पर। अन्य क्वार्क भी है, बराबर, परंतु जो भी नाम है उसका आवेश या तो +2e/3 या -e/3 या -1/3e आप कह सकते हैं। अन्य क्वार्क में स्ट्रेंज क्वार्क, चार्म क्वार्क, रेड क्वार्क, ग्रीन क्वार्क और ब्लू क्वार्क, RBG, कलर प्रॉपर्टी भी आती है क्वार्क में। ठीक है, तो ये अन्य प्रकार है क्वार्क के, परंतु प्रत्येक की ऊर्जाएं अलग अलग होती है। अप क्वार्क, डाउन क्वार्क,
ठीक है, स्ट्रेंज क्वार्क, चार्म क्वार्क, ये सब क्वार्क क्या आवेश या तो +2/3 होगा या -e/3 होगा, ठीक है। परंतु प्रत्येक की ऊर्जाएं अलग अलग होंगी। अप में भी 2 विभाग है, वो जीई में मापे जाते हैं। क्वार्क की ऊर्जा उनके द्रव्यमान के आधार पर गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट GeV में मापी जाती है, परंतु वो सिलेबस में है नहीं तो हम उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। तो अब हमने देखा कि नाभिक की रचना करने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अवपरमाणु क्वार्क हैं, ठीक है। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किन से बनते हैं? क्वार्क से बनते हैं। और क्वार्क के भी कितने प्रकार हैं? तो 2 प्रकार हैं, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क। अप क्वार्क को हम स्मॉल u से और डाउन क्वार्क को स्मॉल d से दर्शाएंगे, ठीक है। और इसे अप क्वार्क कहा जाएगा जिसका आवेश 2e/3 या +2/3e है, उसे हम अप क्वार्क कहेंगे। और जिस कण का आवेश -1/3e या -e/3 है, तो उसे हम डाउन क्वार्क कहेंगे, ठीक है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाने के लिए कितने क्वार्क की आवश्यकता होती है? तो 3 क्वार्क की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्वार्क का बंधारण लिख देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, जैसे मैंने बताया कि प्रोटॉन को बनाने के लिए आपको 3 क्वार्क की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो किस प्रकार से? तो आपको 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क अगर जोड़ बनाएंगे तो उससे आपको प्रोटॉन प्राप्त होता है, ठीक है। बहुत बार MCQ में ये सवाल आ चुका है कि निम्न में से क्वार्क की कौन सी जोड़ प्रोटॉन बनाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि UUD, UDU नहीं, DUU नहीं, ठीक है। कंपलसरी क्या होना चाहिए? UUD होना चाहिए, तो और तो ही वह क्या बनाएगा? प्रोटॉन बनाएगा, ठीक है। तो हमने जैसे अप क्वार्क और डाउन क्वार्क के आवेश देखे, उस प्रकार गणना करते हैं। तो अप क्वार्क का आवेश कितना होता है? 2/3e जितना, e कॉमन निकाल लिया है, ठीक है। तो +2/3e, फिर से u यानी +2/3e, और d यानी डाउन क्वार्क तो -1/3e, ठीक है। तो अब 2 दूनी 4, दोनों का हर समान है 3, और बचा -1/3। 4 में से 1 गया, फिर से हर समान है, तो अंश में से हम घटा देंगे। 4 में से 1 गया तो 3/3 बचा, कट हो जाएंगे तो e बचा प्लस e, ओके। तो अतः हमेशा प्रोटॉन को क्या माना जाता है? धनावेशित, ठीक है। तो प्रोटॉन को हम क्यों धनावेशित कहते हैं? तो अब आपको पता चलेगा कि प्रोटॉन को अप क्वार्क और डाउन क्वार्क की जोड़ के आधार पर हम उसे धनावेशित कहते हैं। और उसी प्रकार मैंने न्यूट्रॉन का लिखा हुआ है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन बनाने के लिए याद रखिए आपको चाहिए UDD, यानी एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क। ऐसे नहीं कह सकते आपके पहले 2 अप डाउन क्वार्क और पहले अप क्वार्क, DDU, ऐसा नहीं होता। UDD इसी क्रम में याद रखना है आपको, ठीक है। तो UDD आपको क्या बना के देगा? न्यूट्रॉन बना के देगा, ठीक है। वो चेक करते हैं उसका आवेश U यानी +2/3e, ठीक है, और D यानी 1/3 पर -1/3e, -1/3e, यहाँ पे E लिखना पड़ेगा, परंतु ये E मैंने क्या कर लिया है? कॉमन निकाल के बाहर लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कुल आवेश कितना होगा? तो माइनस, पहले माइनस माइनस प्लस, दोनों का हर समान है, -1 -1 -2/3 हो गया। पहले 2/3 ऑलरेडी था, तो 2/3 में से 2/3 कट गया, ठीक है। तो टोटल उत्तर आएगा 0, ओके। तो इस कारण से हम न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं? आवेशहीन या अनावेशित, जिसका कोई आवेश नहीं होता है। अब आपको सवाल होगा कि सर इलेक्ट्रॉन कैसे बनेगा, ठीक है, UDD DUU। तो उसका उत्तर है कि इलेक्ट्रॉन क्वार्क नामक कणों से नहीं बनता है, राइट।
वो बाहर है, नाभिक के बाहर है, ठीक है। तो वह कण यानी कि इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन नामक कणों से बनता है। बहुत ध्यान से, इलेक्ट्रॉन कभी भी क्वार्क से नहीं बनाया जा सकता, राइट। तो हम उसे लिखते हैं और आगे डिस्कशन जारी रखते हैं। अब हम मामले की तहकीकात करते करते अपरमाणु ढूंढते ढूंढते प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बनावट तक पहुंच चुके हैं। अब हमें पता है कि न्यूट्रॉन क्यों आवेशहीन है, प्रोटॉन को धनावेशित ही क्यों माना जाता है और इलेक्ट्रॉन को ऋणावेशित ही क्यों माना जाता है, ठीक है। अब जब परमाणु की संरचना हो जाएगी, यानी कि दो अलग अलग परमाणु एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, तो हमें पता है कि वह केवल इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके बंध कोई भी प्रकार का बना सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन नाभिक के अंदर होता है, तो प्रोटॉन का आवागमन मुमकिन नहीं है। प्रोटॉन बाहर निकालने के लिए आपको नाभिक तक पहुंचना होगा, नाभिक को तोड़ना होगा और वहां से प्रोटॉन को निकालना होगा, ठीक है। तो हमें फिलहाल द्रव्य का नाश नहीं करना है, ठीक है। तो हम फिलहाल द्रव्य की संरचना के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं, तो वहां पर हमें इलेक्ट्रॉन ही क्यों मुख्य भूमिका निभाता है, अब क्लियर कट पिक्चर होना चाहिए। हमेशा इलेक्ट्रॉन ही जाएगा और इलेक्ट्रॉन ही आएगा किसी भी सतह पर, ऐसा क्यों होता है? तो अब हमें पता चलना चाहिए कि प्रोटॉन नाभिक के अंदर रहता है, तो कोई भी वैद्युतीय प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का ही रोल होता है या इलेक्ट्रॉन ही मुख्य भूमिका अदा करता है। जैसे जब भी आपको चालक या अचालक, ठीक है, यानी विद्युतीय और ऊष्मा के सुवाहक या अवाहक, इंडक्टर या इंसुलेटर के विषय में जब भी चर्चा होती है, तब आपको कहा जाता है कि चालक पदार्थ में, सुवाहक में इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसी वजह से वह सुवाहक है, ठीक है। और अवाहक में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, क्या नहीं है? मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन नहीं है ऐसा नहीं है, उसके पास इलेक्ट्रॉन है। जैसे लकड़ी का टुकड़ा अवाहक है, ठीक है, अचालक है, परंतु उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है ऐसा नहीं, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, परंतु मुक्त अवस्था में नहीं है। वह सारे के सारे बंधित अवस्था में है, जिसके कारण वह गति नहीं कर सकते, और गति नहीं करेंगे तो विद्युत धारा का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं कि कोई भी दो धनावेश के बीच में अपकर्षी बल लगता है और दो ऋणावेश के बीच में भी अपकर्षी बल लगता है, परंतु एक धनावेश और एक ऋणावेश के मध्य आकर्षी बल लगता है, बराबर। परंतु इसी मान्यता को हम दो पैमाने पे जांचेंगे, जिसके लिए हम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षी नियम का प्रयोग करेंगे और कूलम के विद्युतीय बल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ओके, चलिए अब 1 सेंटीमीटर जितनी दूरी पर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को रख दिया है, ठीक है, और उनके मध्य न्यूटन के नियम के अनुसार मैं लगने वाले आकर्षी बल की गणना करता हूं, तो वो मुझे लगभग 10⁻64 घात न्यूटन जितना मिलता है। समीकरण बहुत सामान्य है, ज्ञात है आपको, F बराबर G m1 m2 बटे r² से आप ज्ञात कर सकते हो। वहां पे m1 m2 यानी दोनों इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 घात kg है, ठीक है। इससे आप ये समीकरण हल करके आप उत्तर ज्ञात कर सकते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन के बीच 1 सेंटीमीटर जितनी दूरी पर 10⁻64 घात न्यूटन बल लगेगा, और वह आकर्षी प्रकार का होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास खुद का द्रव्यमान है, और न्यूटन के नियम अनुसार प्रत्येक द्रव्यमान वाला पदार्थ, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, छोटा पिंड यानी कि इलेक्ट्रॉन जैसा हो या बड़ा पिंड पृथ्वी जैसा हो, परंतु उनके मध्य अगर द्रव्यमान है तो आकर्षी बल ही लगेगा, और उसके अनुसार हमने ज्ञात कर लिया बल 10⁻64 घात न्यूटन। परंतु वास्तव में, या हमने जो भी घटनाएं देखी और हमारे
प्रायोगिक परिणाम से, सामान्य अनुभव से हम ऐसा कह सकते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन के मध्य कभी भी आकर्षी बल नहीं लग सकता। ठीक है, हमेशा दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के बीच अपकर्षी बल लगाते हैं, तो यहाँ कुछ गड़बड़ी है ऐसा लगता है। चलिए, तो कूलम के नियम के आधार पर इसकी गणना कर लेते हैं और देखते हैं कि कितना बल लगता है, और फिर आगे चर्चा बढ़ाते हैं। चलिए, तो उतनी ही दूरी पर मैंने दो इलेक्ट्रॉन को रखा हुआ है और उनके मध्य में कूलम्ब बल, ठीक है, या विद्युत बल की गणना करता हूं। समीकरण बहुत सामान्य है, F बराबर K Q1 Q2 भाग R स्क्वायर। इसका विस्तृत स्वरूप आगे आने वाला है, परंतु इस समीकरण से हम अगर गणना करते हैं तो हमें जो बल मिलता है या बल का जो मान मिलता है हमें, वो लगभग 10 की -24 घात न्यूटन जितना मिलता है। ठीक है, 10 की -24 घात न्यूटन मिलता है। परंतु खास बात यह है कि ये कौन सा प्रकार है, ये बल अपकर्षी प्रकार का होता है। तो हमने न तो आवेश को बदला है, इलेक्ट्रॉन को भी नहीं बदला, न तो दूरी बदली है, फिर भी दो अलग अलग मान्यता के अनुसार हमें उनके मध्य लगने वाला बल अलग अलग मिल रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि उन दोनों में से सही कौन है और गलत कौन है। ठीक है, सोचो क्या हो सकता है उत्तर। ठीक है, आपने मन में सोच लिया होगा कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, अब मैं उत्तर बताता हूं। दोनों ही सही है। राइट, कैसे? दोनों ही अपने जमाने के मशहूर वैज्ञानिक है, दोनों में गलती होना कोई मुमकिन है ही नहीं। यह बल यानी कि गुरुत्वाकर्षी बल दो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो लग रहा है, वो विद्युत बल के सापेक्ष में इतना निर्बल है कि आप दो इलेक्ट्रॉन के मध्य कभी भी गुरुत्वाकर्षी बल महसूस नहीं कर सकते। आप उनके मध्य उसके सापेक्ष में बहुत ही प्रबल यानी कि कूलम्ब बल या विद्युत बल महसूस कर सकते हो। ठीक है, उनकी सापेक्षता भी हम समीकरण स्वरूप बनाते हैं आगे कैसा होगा, परंतु इसका एक सामान्य उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, कि एक रस्सी को एक तरफ से एक मोटर बाइक खींचती है और दूसरी तरफ से ट्रक खींच रहा है। ठीक है, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि बाइक ट्रक को खींच जाए? मुमकिन नहीं है। ठीक है, दूसरा एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि एक रस्सी को एक हाथी खींच रहा है और दूसरी तरफ से आप खींच रहे हो, तो हाथी आपकी ओर आएगा कि आप हाथी की ओर जाओगे? यानी बहुत आसानी से हाथी आपको खींच के ले जाएगा। उसी प्रकार दो इलेक्ट्रॉन के मध्य गुरुत्वाकर्षी बल विद्युत बल के मुकाबले इतना क्षीण है, इतना छोटा है कि आप उनके मध्य गुरुत्वाकर्षी बल का अनुभव नहीं कर सकते। जैसे कि बाइक खींच रही है अपनी ताकत से, ठीक है, रस्सी पर हम ऐसा नहीं कह सकते कि बाइक द्वारा बल नहीं लगाया जा रहा। आप अपनी ताकत से हाथी से मुकाबला कर रहे हो, रस्सी खींच रहे हो, पर आपके मुकाबले हाथी का बल बहुत ही ज़्यादा है, परंतु ऐसा भी नहीं है कि आप बल नहीं लगा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी ही स्टोरी है। गुरुत्वाकर्षी बल इलेक्ट्रॉन के बीच में जो लग रहा है वो बहुत ही छोटा है विद्युत बल के सापेक्ष में, तो हम कौन सा बल अनुभव कर सकते हैं? केवल विद्युत बल अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, मैंने सापेक्षता लिख दी है Fg यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बल को हम F से दर्शाते हैं और वो गुरुत्वाकर्षी है, तो यानी Fg लिखा है। कितना हमने ज्ञात किया था? 10 की -64 घात। और कूलम्ब फोर्स यानी विद्युतीय बल Fe या Fc दोनों आप प्रदर्शित कर सकते हो। तो Fc इज इक्वल टू हमने ज्ञात किया था 10 की -24 घात। ठीक है, दोनों का हमने प्रमाण ले लिया है। तो -24 ऊपर जाएगा तो +24 हो जाएगा, -64 + 24, तो उत्तर आएगा आपका 10 की -40 घात। ठीक है, तो Fc को सामने भेज दो, तो Fg बराबर 10 की -40 घात गुणे Fc। उल्टा करो, Fc को सब्जेक्ट बनाओ, तो Fc बराबर ये नीचे जाएगा, माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 10 की +40 घात Fg। इसका अर्थ क्या हुआ कि दो इलेक्ट्रॉन के मध्य
गुरुत्वाकर्षी बल 10 की -40 घात जितना कूलम बल के सामने प्रबल है। या उल्टा, 2 इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला कूलम बल या विद्युतीय बल 10 की 40 घात जितना प्रबल है गुरुत्वाकर्षी बल के सामने। तो बहुत सामान्य बात है कि हम कौन सा बल अनुभव कर सकते हैं, जो ज्यादा ताकतवर है वही, यानी कि कोलंबियन बल या विद्युतीय बल। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि 2 तथ्य यानी कि 2 नियमों का उपयोग किया, न्यूटन के नियम और कूलम के विद्युतीय बल के नियम का प्रयोग किया हमने, और देखा कि 2 कणों के बीच में, 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में सामान्यतः गुरुत्वाकर्षी बल के अतिरिक्त जो बल है वो क्यों लगता है, तो उनके आवेश के कारण लगता है। ठीक है, तो कण है, उसके पास द्रव्यमान भी है, फिर भी आकर्षी और प्रतिकर्षी बल क्यों लगाता है, तो वह पूरी चर्चा आज हमने की। विभिन्न किस्सों में हमने देखा कि आकर्षी और प्रतिकर्षी बल लगता है और जो गुरुत्वाकर्षी बल नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि वह बल गुरुत्वाकर्षी बल नहीं हो सकता, उसका प्रमाण हमें मिला। ठीक है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षी बल हमेशा आकर्षीय होता है, यह कई किस्सों में आकर्षीय है और कई किस्सों में प्रतिकर्षी है। तो ये साफ हो गया कि ये बल जो 2 सतह के बीच में लग रहा है वो क्या नहीं हो सकता, गुरुत्वाकर्षी बल नहीं हो सकता। और उसके बारे में जांच पड़ताल करते हुए हम आवेश तक पहुंच गए, यानी कि किसी भी 2 कणों के बीच जो बल लगता है, और कौन सा बल, विद्युतीय बल, किसके कारण लगता है, तो आवेश के कारण लगता है उनके। ठीक है, तो किसी भी कण का मूलभूत और आंतरिक गुणधर्म जिसके कारण यह बल यानी कि विद्युत बल लगता है, उस भौतिक राशि को, ठीक है, हम क्या कहेंगे, उनका आवेश। मैं उसकी परिभाषा लिखता हूं, ठीक है, और आपको इसे याद भी करना है। चलिए लिखते हैं पहले। चलिए, परिभाषा मैंने लिख दी है। किसी भी कण का मूलभूत एवं आंतरिक गुणधर्म जिसके कारण 2 कणों के मध्य विद्युतीय बल लगता है, उसे उसका आवेश कहा जाता है। मूलभूत कहा क्योंकि जैसे किसी भी कण का द्रव्यमान एक मूलभूत गुण है, उसी प्रकार आवेश उसका मूलभूत गुण है और वह आंतरिक है। ठीक है, हम नहीं देते हैं, जैसे द्रव्यमान किसी भी कण को हम नहीं देते हैं, वो पहले से होता है, वैसे ही उसका आवेश उसके खुद का गुण है, आंतरिक गुण धर्म है जो कुदरतियों से दिया हुआ है। राइट, ओके। और इसी प्रकार से या उसके वजह से हमने देखा कि कोई भी 2 कणों के बीच या 2 सतह के बीच आकर्षी और अपकर्षी बल लगता है, और वह कौन सा बल नहीं है, गुरुत्वाकर्षी बल नहीं है, और उसे हमने नाम दिया है विद्युतीय बल। ठीक है, तो विद्युतीय बल लगने के लिए क्या जवाबदार है या उसके लिए उत्तरदायी कौन है, तो हम जवाब देंगे आवेश उसके लिए उत्तरदायी है। क्योंकि किसी भी 2 सतह के बीच में आकर्षी या अपकर्षी बल होगा, मैं आपसे पूछता हूं तो आप पहले पूछोगे कि सर आवेश कौन से हैं, मैं आपको बोल दूंगा कि मान लो कि अपकर्षी है, तो वहां पे 2 विभाग बन जाते हैं, शायद वहां पे दोनों धनावेश हो, शायद दोनों ऋणावेश हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं विद्युतीय बल की, वो संपूर्णतया आवेश के पर आधारित है। ठीक है, तो आज हमने पूरे सेशन में आवेश की छानबीन की। ठीक है, क्योंकि बिना आवेश को समझे पूरे चैप्टर की चर्चा करना बेबुनियाद है। राइट, अब आवेश हम जान चुके हैं क्या है, तो आवेश के कितने प्रकार है वो आपको पता है, धनावेश, ऋणावेश, यानी 2 प्रकार है। ठीक है, किसे धनावेशित माना जाता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में से, वो भी आपको पता है। प्रोटॉन को धनावेशित माना जाता है, न्यूट्रॉन को आवेशहीन माना जाता है, और इलेक्ट्रॉन को ऋणावेशित माना जाता है। ठीक है, तो 2 समान प्रकार के कणों के मध्य अपकर्षी बल लगता है, यानी 2 प्रोटॉन के बीच या 2 इलेक्ट्रॉन के बीच हमेशा अपकर्षी बल लगता है, वह आपको पता है, वो हम नहीं लिख रहे हैं फिलहाल। और 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन के मध्य हमेशा आकर्षी बल लगता है, वो भी आपको पता है। ठीक है, पर यह आवेश का मूल्य कितना है वो हम जरूर लिखेंगे।
और दूसरी आवश्यक सूचना या आवश्यक बात ये आप जान लो कि हम आवेश को +q -q +e या -e से दिखाएंगे या प्रदर्शित करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्वार्क की चर्चा की थी, तब e से उसे प्रदर्शित किया था। ठीक है, तो Q या E से हम आवेश को प्रदर्शित करते हैं। +q लिखूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैं प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ। -q लिखूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। उसी प्रकार +e लिखूंगा तो प्रोटॉन, -e लिखूंगा तो इलेक्ट्रॉन की बात होती है। उसका मान आपको पता है 1.6 यानी 1.6 गुणे 10⁻19 होता है। पर यह ध्यान रखना कि जब किसी सवाल में जब न्यूमेरिकल आप गिनते हो तब आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की ही चर्चा करनी हो या दोनों के मूल्य रखने हो, तब हम धन एवं ऋण अलग अलग ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, परंतु सामान्य तौर पे केवल और केवल इलेक्ट्रॉन की बात करनी हो तो हम धन या ऋण से उसे अलग नहीं करते हैं। पूरे सवाल में इलेक्ट्रॉन की ही बात हो रही है तो हम इलेक्ट्रॉन को भी सामान्य तौर पे धन यानी कि +q या उसका जब मान रखते हैं तो 1.6 गुणे 10⁻19 ही लिखते हैं। -1.6 मूल्य तभी रखा जाता है जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की बात हो रही हो तभी। ठीक है, वो जब हम सवाल का सेशन लेंगे तब हम देखेंगे। कई बार आपके भी गड़बड़ी होगी कि उत्तर में प्लस या माइनस की गड़बड़ी आएगी। मान लो आपने इलेक्ट्रॉन को सवाल में धन ले लिया है या जहां मूल्य रखा है वहां पे +1.6 लिखा है और पूरा उत्तर आप धन ले आए हो, शायद किताब में जिसने सवाल दिया है उसने उसको ऋण मान के लिया हो तो आपका उत्तर ऋण आएगा। और आपने पहले से ऋण ले लिया है और आप किताब में जिसने सवाल हल किया है उसने नहीं लिया है, धन मान के चला है, तो प्लस माइनस की मिस्टेक आ सकती है। वो ज़्यादा समस्या रूप नहीं है, परंतु सामान्य तौर पर जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की बात आती है तब हम धन और ऋण चिन्ह लगाते हैं। और प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आपको धन देना होगा और कहाँ पे ऋण देना होगा। ठीक है, वो हम चर्चा करेंगे, परंतु आज हम यहाँ का सेशन समाप्त करते हैं। ठीक है, आवेश के बारे में जो आवश्यक जानकारी है अगली वो लिखकर आज का सेशन खत्म करते हैं। चलिए, देख सकते हो आप, मैंने प्रोटॉन को +q और +e से बता दिया है। इलेक्ट्रॉन को हम -q -e से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, और उसका मान हमेशा E बराबर 1.6 गुणे 10⁻19 रहेगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों की बारी आएगी तब हम उसका चिन्ह बताएंगे, धन है या ऋण है। ठीक है, और सामान्यतः उनके द्रव्यमान की भी बात अक्सर आती रहती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6 या 1.66 1.67 गुणे 10⁻27 होता है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10⁻31 किलोग्राम जितना होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज का पूरा सेशन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और हो सके उतने आपके मित्रों को यह वीडियो भेजिए जिससे वो भी अपनी पढ़ाई आगे कर पाएँ अच्छे से। अब अगले सेशन में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। लगभग 2 सेशन में आपका इंट्रोडक्टरी सेक्शन खत्म हो जाएगा और हम कूलम्ब बल जहाँ से हमारा वास्तविक चैप्टर शुरू होता है, परंतु इसके पहले हम जो भी पढ़ेंगे कूलम्ब के नियम से पहले, उसके आधार पर कई सवाल पूछे जा चुके हैं। चाहे JEE की बात करो, गुजसेट की बात करो, नीट की बात करो, जब भी टॉपिक आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें JEE नीट में पूछी जा चुकी है। आज भी हमने जो देखा उसमें क्वार्क की बनावट और उसके आधार पर कई सवाल पूछे जा चुके हैं, पर सवाल का मैं पूरा सेशन बनाऊंगा तब उसकी अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, परंतु आज हमने क्या देखा वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कई ऐसे प्रक्रम देखे जहाँ पे 2 सतह के बीच में अपकर्षी बल लगता है। फिर हमने सटीकता पूर्वक ऐसे प्रयोग तैयार किए जिसमें आकर्षी बल और प्रतिकर्षी बल दोनों लगता है। ठीक है, और यह बल गुरुत्वाकर्षी बल भी नहीं है। और जांच करते हुए हम किसी भी पदार्थ के अवपरमाणु तक पहुंचे, अवपरमाणु में परमाणु तक, परमाणु से प्रोटॉन न्यूट्रॉन तक, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से उनकी बनावट जिससे बनी हुई होती है क्वार्क तक पहुंचे। क्वार्क के भी विभाग दिखे और
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे बनते हैं वो भी हमने देखा, ठीक है, यूयूडी और यूडीडी से, और उन्हें क्यों धनावेशित कहा जाता है, क्यों ऋणावेशित कहा जाता है, अनावेशित कहा जाता है, वो भी हमने देखा। साथ साथ में ये भी स्पष्टता की कि इलेक्ट्रॉन क्वार्क से नहीं बनते हैं, वो लेप्टॉन नामक कणों से बनते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो आकर्षी और अपकर्षी बल लगते हैं, ठीक है, तो हमने एक कण को लेकर यानी एक इलेक्ट्रॉन को लेकर मूलभूत सिद्धांत का उपयोग करते हुए हमने जांचा कि किसी भी कण पर या किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के मध्य उनके द्रव्यमान के आधार पर न्यूटन के नियम अनुसार गुरुत्वाकर्षी बल भी लगता है, और व्यवहारिक तौर पर उनके मध्य इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षी बल न लगते हुए प्रतिकर्षी बल ही लगता है, ठीक है, क्योंकि न्यूटन के नियम अनुसार उनके मध्य इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या बल लगना चाहिए, आकर्षी, परंतु व्यवहारिक हमारा अनुभव क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या बल लगेगा, अपकर्षी बल लगेगा, ठीक है। तो कौन से आधार पर हम कह सकते हैं कि उनके मध्य अपकर्षी बल लगता है, तो हमने परिभाषा दी कि किसी भी कण का कोई एक मूलभूत और आंतरिक गुणधर्म जिसके कारण गुरुत्वाकर्षी बल के अतिरिक्त कोई बल दो कणों के मध्य लगता है, उस चीज को या उस गुणधर्म को हम आवेश कहते हैं, ठीक है। और हमने तुलना भी कर दी गुरुत्वाकर्षी बल और कोलंबियन बल की यानी विद्युतीय बल की, और हमें पता चला कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच यानी दो आवेश के बीच जो कूलम्ब बल विद्युत बल लगता है वो गुरुत्वाकर्षी बल के सापेक्ष में 10⁻40 जितना प्रबल है, ठीक है। और सामान्य तौर पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को प्लस और माइनस ई या प्लस और माइनस क्यू से हम प्रदर्शित करेंगे, वो बता दिया। आवेश के कितने प्रकार होते हैं, क्या बल लगता है उनके मध्य, वो आपको पता ही है, और उनके द्रव्यमान भी यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए तो ये खत्म करते हैं।